नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएससीबी में। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित मुख्य जो हमारे संस्थान, संग्रहालय और प्रकाशन स्थल हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह हमारा एमपी की जो जनजातियां हैं उनसे जुड़ा हुआ हमारा लेक्चर 12वां है। इसमें जो एमपी प्रीलिम्स के लिए यूनिट 10 आती है, मैं उसका पूरा रिवीजन करा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल पर से जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख जो संग्रहालय, संस्थान एवं प्रकाशन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मध्य प्रदेश में जो जनजातीय संस्थान है उनके बारे में। तो पहला संस्थान है हमारा मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान। इस जो प्रारंभ में यह छिंदवाड़ा में था और अभी ये वर्तमान में कहाँ है, भोपाल में है। अगर आपसे सीधा पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार विवाद भी हुआ है स्टूडेंट और आयोग के बीच में, तो अभी अगर आए तो आपको भोपाल ही लगाना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 अप्रैल 1954 में। उद्देश्य क्या था इसका? आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना। 10 अप्रैल 1965 में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया था? भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो अब आए तो सीधा लगाना है भोपाल। स्थापना कब हुई थी? 20 अप्रैल 1954 को। अब है हमारा राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH। स्थापना कहाँ है? जबलपुर में है। स्थापना कब की गई? 1984 में की गई। पहले ये क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान जो केंद्र है हमारा ICMR, उसका एक संस्थान हुआ करता था और ICMR सिटी के नाम से जाना जाता था। और इसको 2014 में NIRTH के नाम से जाना जाने लगा। जिसने भी मध्य प्रदेश जो जबलपुर का मेडिकल कॉलेज देखा है, जस्ट उससे 500 मीटर आगे की ओर जब हम संग्राम सागर जो झील है उसकी तरफ जाते हैं, वहीं ये मेन रोड पर बना हुआ है। तो उस पर क्लियर लिखा हुआ है राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान। ये ICMR के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है और जो हमारे मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय के रूप में देखा जाता है। अब देखते हैं बान्या जो प्रकाशन है, यह मध्य प्रदेश में जनजातियों से जुड़ी हुई प्रकाशन निकालता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। मुख्यालय इसका भोपाल में है। उद्देश्य क्या है इसका? मध्य प्रदेश आदिवासियों के हित में आदिवासी संस्कृति से संबंधित श्रेष्ठ साहित्य को आदिवासी समाज तक पहुंचाना। ये बान्या जो फॉरेस्ट मैंस है उसमें हर बार ये क्वेश्चन आता है। स्थापना कब हुई? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको समझ में आ गया। जनजातियों से जुड़ा हुआ साहित्य निकालता है। 1980 में स्थापना हुई। भोपाल में इसका मुख्यालय है। अब है हमारा मैपसेट, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद। स्थापना 1961 में हो रही है। मुख्यालय भोपाल में है। उद्देश्य क्या है? आदिवासी जो है उनके कुशल एवं अर्धकुशल मजदूरों को तकनीकी प्रशिक्षण देना। यह संस्था शासन द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के तहत जो 73 हमारा एक्ट है सोसाइटी रजिस्ट्री अधिनियम का, उसके तहत 1981 में स्थापित की थी। अब है हमारा मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एवं आश्रम एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोसाइटी। ये भोपाल में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आदिवासियों के लिए शिक्षण से जुड़े हुए कार्य करना। माननीय जो हमारे जनजातीय कार्य विभाग से संबंधित जो मंत्री होते हैं वो इसके क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं इस सोसाइटी के। तो आप ध्यान रखिएगा। अब है हमारा ट्राइफेड। ट्राइफेड का फुल फॉर्म कभी बार पूछ लिया जाता है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो भी जनजातीय उत्पाद होते हैं उनको बाजार में पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? ट्राइफेड करता है। स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी। मुख्यालय का नई दिल्ली में। ऐसे ही हमारे जो राष्ट्रीय उत्पाद हैं तो उसके लिए नेफेड की स्थापना की गई थी। वो राष्ट्रीय उत्पाद है जो हमारे 1960 के दशक में उसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या है? जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार का विकास करना। अब हमारा उद्यमिता विकास केंद्र भोपाल में इसकी स्थापना की गई है 1988 में। ST SC OBC को उद्योग प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम। भोपाल में इसका मुख्यालय है। 1994 में इसकी स्थापना हो रही है। क्योंकि आदिवासियों से जुड़ा हुआ वित्त एवं विकास की व्यवस्था कौन कर रहा है? ये वाला निगम। स्थापना कब को हो रही है? 1994 में। मुख्यालय देखो, मुख्यतः जो हमारे केंद्र या फिर निगम है उनकी वो मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में ही है। एक दो निगम है उनको हमें याद करना होता है, अगर कोई डिफरेंट है तो वो इंदौर या अन्य शहरों में देखने को मिल जाते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? आदिवासियों का आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक कल्याण करना। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये 29 जून 1995 में इसकी स्थापना की गई और भोपाल में ये अवस्थित है। मुख्य क्या है? जो जनजाति से जुड़ा हुआ अधिनियम है वो मध्य प्रदेश में 1995 में लागू किया गया, उसी के तहत इसका गठन किया गया। अब है हमारा अनुसूचित जाति SC आयोग। जब क्या हुआ? जब हमारा 89वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसी के तहत SC आयोग और ST आयोग को हमारे यहाँ पे क्या अलग कर दिया गया। तो ये वही है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो 19 फरवरी
2004 में इसकी स्थापना की गई। और ये जो मैंने 89 में संविधान संशोधन बताया 2003 में, उसी के तहत इसकी स्थापना की गई है। अब है हमारा अगला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय है उसके बाद में दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, इसके बाद भी इसको याद रखिएगा। स्थापना अमरकंटक में हो रही है 2008 में। उद्देश्य क्या है? आदिवासी लोक संस्कृति, कला, विरासत और शिल्प कौशल के साथ साथ उच्च शिक्षा भी इसका प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब है हमारा मध्य प्रदेश स्पेशल रेसिडेंशियल एकेडमी सोसाइटी सरस के नाम से इसकी स्थापना की गई है, जो भोपाल में अवस्थित है। इसका क्या है? प्रदेश में एकलव्य आदर्श EMRS विद्यालय हम बोलते हैं और जो कन्या परिसर है उनका संचालन करना EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, उनकी जो संचालन करने का काम किसका है? सरस का है। अब कुछ राशन जो राज्य शासन से अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाएं हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। क्या जो क्षेत्रीय विकास के लिए कुछ संघों का विकास हो गया है तो राज्य उन्हें अनुदान प्रदान करता है। जैसे भील सेवा संघ, तो झाबुआ जिले में इसकी स्थापना की गई है। राजेंद्र सॉरी राजेंद्र आश्रम ट्रस्ट, तो कठीवाड़ा अलीराजपुर में इसकी स्थापना की गई है। वनवासी कल्याण परिषद भोपाल जिले में इसकी स्थापना की गई है। ग्राम स्वराज आश्रम मांडलीनाथू झाबुआ जिले में है। बापू ग्रामीण सेवा केंद्र पीथनपुर, ये भी झाबुआ में है। ग्राम भारती आश्रम डबलई, ये कहाँ? धार में है। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट इंदौर जिले में है। दीनदयाल शोध संस्थान, ये सतना जिले में भी है और दिल्ली में भी है। वनवासी सेवा मंडल, ये मंडला में, ध्यान रखना, एक वनवासी कल्याण परिषद थी जो भोपाल में थी, लेकिन वनवासी सेवा मंडल है, ये कहाँ? मंडला में है। रानी अवंतीबाई कल्याण समिति, ये भी मंडला में। देखो कई नाम तो हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो उसी क्षेत्र को डिनोट करते हैं। जैसे रानी अवंतीबाई मंडला की थी तो मंडला आ गया, और यहाँ पे हमारा जो कस्तूरबा ग्राम भी बना हुआ है इंदौर के पास में, तो ये वहाँ पे आ चला गया। दीनदयाल शोध संस्थान तो मिर्जापुर से संबंधित है और मिर्जापुर के पास में सतना वाला क्षेत्र लगता है पास में उसके, तो दीनदयाल शोध संस्थान कहाँ हो सकता है? सतना वाले क्षेत्र में। तो हमें क्या जब पढ़ लेंगे तो कॉन्शियस माइंड में रहती हैं और ऑप्शन के हिसाब से हम लगा भी सकते हैं। अब हम देखते हैं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित जो संस्थाएं हमारी उनके बारे में। जैसे कन्या शिक्षा परिसर कितने चल रहे हैं? 82। एकलव्य आवासीय विद्यालय मध्य प्रदेश में कितने विद्यालय हैं? 33। क्रीड़ा परिसर कितने हैं? 23। आदर्श उप माध्यमिक विद्यालय कितने? 8। उत्कृष्ट उप माध्यमिक विद्यालय 9। गुरुकुलम कितने? देखो ये 2 इम्पोर्टेंट हैं और ये इतने ना तो हमें याद हो पाएंगे ना ही हम याद कर पाएंगे। तो एकलव्य आवासीय विद्यालय 33, इनको याद रखिएगा। अब हमारा पॉइंट आ गया, मध्य प्रदेश में कुल 89 आदिवासी विकास खंड हैं जिनमें 23 क्रीड़ा परिषद संचालित हैं। जिन 23 क्रीड़ा परिषदों का अर्थ होता है, क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल, तो उससे जुड़े हुए जनजातियों से जुड़े हुए कुछ क्रीड़ा परिषद संचालित है। जैसे कन्या क्रीड़ा परिषद झाबुआ तीरंदाजी के लिए है। कन्या परिषद जो धार में है वो टेबल टेनिस एवं बैडमिंटन के लिए है। श्योपुर में है वो किसके लिए? एथलेटिक्स के लिए है। इंदौर में जो है एथलेटिक्स, स्विमिंग और डाइविंग के लिए है। खरगोन में जिम्नास्टिक के लिए है। शहडोल में क्लाइंबिंग और बोल्डरिंग के लिए है। जबलपुर में किसके लिए? साइकिलिंग के लिए। साइकिलिंग के लिए पूछा भी जाता है तो हमें जबलपुर लगाना है। अब हमारा आ जाता है मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय। कई बार पेपरों में सीधे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो श्री बादल भोई राज्य जनजातीय संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? छिंदवाड़ा में। 1954 में इसकी स्थापना की गई। देखो सबसे पहले हमारा जनजातीय संग्रहालय यही था, लेकिन अब इसे जो हमारी भारीय जनजाति है केवल उसको डोनेट कर दिया गया है, क्योंकि उसी संबंधित चीज़ें रखी गई हैं। क्योंकि हमारा जो जनजातीय संग्रहालय पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए तो हमें भोपाल आंसर लगाना है। तो स्थापना कब हो रही है? 20 अप्रैल 1954 में हो रही है। 1875 है इसमें इसका इस संग्रहालय को राज्य संग्रहालय का नाम दे दिया गया, और 8 सितंबर 1997 को इसका नाम बदलकर बादल भोई जनजातीय संग्रहालय कर दिया गया। अब है हमारा जनजातीय संग्रहालय जो मैंने आपसे अभी बताया था, तो भोपाल में इसकी स्थापना हो चुकी है 6 जून 2013 को। रेवती कामत जी द्वारा इसका डिज़ाइन बनाया गया था। इसमें जनजातियों के संग्रहालय में जीवन दृष्टि, कला, बोध, देवी आस्थाओं से जुड़ी हुई अनेक बातें दिखाई देती हैं। यह संग्रहालय जीवित संग्रहालयों की श्रेणी में आता है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देने को मिलेंगी कि ये चीज़ें बिल्कुल जीवंत हैं, आज भी हमें दिखाई देती हैं, इसलिए इसको जीवन संग्रहालय भी कहा जाता है। अब है हमारा आदिवर्त लोक एवं जनजातीय संग्रहालय जो खजुराहो में 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने और आदिवासी लोक कला को विकसित कर संरक्षण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब है शहरीय संग्रहालय। 1990 में स्थापना की गई श्योपुर वाले क्षेत्र में, क्योंकि शहरीय जनजातियों का मुख्य क्षेत्र ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से हमें दिखाई देता है। और शाहबाद के जंगल जो कोटा में है, ये इनके मुख्य मूल स्थान के रूप में देखे जाते हैं। वाल्मीकि इनके पितृ पुरुष और विश्वामित्र के ये वंशज के रूप में देखे जाते हैं। साथ में शहरिया अपने आप को भीलों के छोटे भाई के रूप में भी
अपने आप को डिनोट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें शहरी जनजाति से जुड़ी हुई हो गई, तो आप एक बार रिवीजन कर लेना। तो ये हो गया, क्या काम है इसका। शहरिया विकास प्राधिकरण पुरातत्व एवं संस्कृति संरक्षण समिति के तत्वाधान में शहरिया संग्रहालय की स्थापना की गई है, और यहाँ पर शहरिया से जुड़ा हुआ जो केंद्र है उसकी संस्कृति केंद्र उसकी भी स्थापना की गई है। अब इसमें लिखा हुआ है जो आदिवर्त जनजातीय एवं लोक कला संग्रहालय है उसका आधुनिक रूप में 22 फरवरी 2023 में प्रदान कर दिए गए थे। पहले पूर्ण रूप से आधुनिक नहीं था, लेकिन अब इसको आधुनिक रूप से इसको जो 22 फरवरी 2023 में बना दिया गया है। अब कुछ अन्य हमारे संग्रहालय है, हम उनके बारे में भी देख लेते हैं कि रानी दुर्गावती संग्रहालय, तो दुर्गावती का क्षेत्र कौन सा था, महाकौशल वाला क्षेत्र था, तो जबलपुर आ जाएगा, तो जबलपुर। और राजा शंकर शाह संग्रहालय भी कहाँ आएगा, तो जबलपुर आएगा। तो भीमा नायक बड़वानी से जुड़े हुए थे, तो भीमा नायक प्रेरणा केंद्र कहाँ है, बड़वानी का जो धाबा बावड़ी गाँव है वहाँ पर। उसके बाद टाटा भील संग्रहालय खंडवा का जो अहिर गाँव है, बाड़ौद अहिर गाँव वहाँ पर है। तुलसी शोध संस्थान हमारा चित्रकूट में है, सतना में। और त्रिवेणी कला पुरातत्व संग्रहालय का त्रिवेणी क्षेत्र जो उज्जैन का है, तो वहाँ पर ये बनाया गया है। रानी कमलापति महल जो शाहपुर क्षेत्र है भोपाल के पास का, तो वहाँ पे बनाया गया है। रानी पुलिस संग्रहालय ये कहाँ पे है, बैतूल का। इसको बेस्ट पुलिस का अवार्ड भी मिला है, बेस्ट पुलिस उसके रूप में। क्या है कि एक समय पर इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज लोग यहाँ पे जब काम कर रहे थे, तो हमारे जो लोग थे वहाँ के उन स्थानीय लोग, उन्होंने इसको आग भी लगा दिया गया था। तो इसको मध्य प्रदेश का चोरा चोरी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का चोरा चोरी, रानीपुर जो पुलिस है बैतूल वाला क्षेत्र वहाँ पर। उसके बाद जनगढ़ सिंह श्याम गौड़ कला केंद्र मैंने आपको बताया था कहाँ पे है, पाटन गाँव डिंडोरी में। बेगा कला केंद्र बांधवगढ़ उमरिया में प्रस्तावित है, में बनाया जाएगा। अब हमारे जो नवीन विश्वविद्यालयों के नाम बदले गए थे उनके बारे में, जैसे क्रांति सूर्य टाटा महावीर विश्वविद्यालय खरगोन में स्थापित किया जाएगा। तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में, गुना के जंगलों में उन्हें पकड़ लिया गया था 1857 क्रांति में। रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, सागर में बनाया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। अब आप आगे देखते हैं कि जनजातीय संग्रहालय भोपाल की जो दर्शक दीर्घाएं हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, जैसे सांस्कृतिक वैविध्य, सांस्कृतिक जीवन, सांस्कृतिक कलाबोध, जनजातीय देवलोक, छत्तीसगढ़ की जो जनजातीय जीवन है उसके बारे में, और रक्कू आदिवासियों के जो खेल हैं उससे जुड़ी कुछ चीज़ें। जैसे संस्कृति वैविध्य के रूप में देखें तो लीलार कोटी बनाई गई है। जनजातीय जीवन के रूप में गोंड घर के पत्थर के घर, कोरकू घर, बेगा घर, गोंड स्थापत्य, भील घर, सहरिया आंगन व मगरोहन की आकृतियाँ वहाँ आपको देखने मिलेंगी। उसके बाद में हम देखते हैं कि जनजातीय कलाबोध में बांसीय जो बांसनी कन्या आपने देखा होगा, ये कथा है पूरी गौड़ों से जुड़ी हुई कि सबसे छोटी थी, उन्होंने उसको मार के ज़मीन में गाड़ दिया अपना अपना हिस्सा, और सबसे छोटे भाई ने उसको ज़मीन में, ऐसी पूरी कन्या है। तो बांसन कन्या की पूरी कहानियाँ देखने को मिलती हैं। धरती जगाने की कथा, बाना पूर्वजों की कथा, और विवाह मंडप, कंगन पूर्वजों का लोक, और कटकबन औजार वन आदि की कथाएं हमें देखने को मिलती हैं। जनजातीय देवलोक में बाबदेव, बाबा देव, पिठौरा देव, सहरिया देव गुड़ी, गतला, माडिया खामा, मडई मेला, मेघनाथ स्तंभ, सर्ग नशैनी, ये गौड़ों से संबंधित है। एक क्षेत्र बनाया गया है, उस क्षेत्र में बालाघाट या मंडला के क्षेत्र में, एक बार पुरानी वीडियो में आप देखना, तो उन्होंने एक नशैनी लगा रखी है, बोली कि ये नशैनी क्या स्वर्ग की ओर जाते, सर्ग नशैनी, स्नेही और महारानी, और लिंगोगुडी, लोहरी पूजा के राजा, रजवार आंगन आदि बनाए गए हैं। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ के जनजातीय जीवन उनके बारे में सिहोड़ी, दशहरा रथ, डंगई लाट, शीतला माता, जो मावली माता गुड़ी है, बिमंदिया, और बुनकर घर, गड़िया जिगरा, और मुख्य रूप से जो कमर सैनी वृक्ष है, रजवार भित्ति चित्र आदि इनको भी बताया गया है। साथ में रक्कू आदिवासी खेलों में जो मछली पकड़िया, चौपड़, गिल्ली डंडा, बुड़वा, चटकावा, गोदरो और पोंसवा, घर घर, पंचागुट्टी, गेड़ी, पिट्ठू और गुच्छी हड़वा आदि के बारे में भी इसमें दर्शाया गया है। ये मुख्य रूप से हमें देखने को मिल जाते हैं सब। आप जब जाओगे तो वहाँ पे सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में कुछ समाचार पत्रों से चीज़ें हैं कि मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य, गायन आदि संबंधित गतिविधियों की संभावना के रूप में आयोजन कब किया गया था, 2024 में आयोजन किया गया था। इसमें गुदुम बाजा नृत्य गौड़ जनजाति द्वारा, गेंडी नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा आकर्षक का
केंद्र रहे थे। अब हमारे समक्ष आ जाते हैं जनजातियों से जुड़े हुए जो प्रकाशन हैं या उनके लिए जो किताबें लिखी गई थी, उनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके बारे में। देखो, लेखक व संस्था और कुछ पुस्तक एवं पुस्तिकाएं, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे बैरियर एल्विन की, जो कई बार पेपरों में सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो बैरियर एल्विन इन प्रकाशनों में मुख्य भूमिका के रूप में देखी जाती है, जिसमें द मुड़िया ऑफ देयर घोटुल, इनकी एक रचना थी। द गौर, गौर नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, ये भी एक रचना थी। द अगरिया, द बेगा, द ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ बैरियर एलिवन की, जिनकी आत्मकथा 1964 में लिखी थी, ये किससे संबंधित है, बैरियर एलिवन जी से। जो अजीत राय जादा जी थे, उनके द्वारा लिखी गई ट्राइबल डेवलपमेंट इन एमपी। उसके बाद में रसेल एंड हीरालाल ने क्या लिखा, द ट्राइबल एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो सीपी बरार क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के अंतर्गत आता था ये। उसका ठक्कर बाबा ने ट्राइबल ऑफ इंडिया 1950 में लिखी थी। श्याम शरण दुबे जी द्वारा द कमार पुस्तक लिखी गई। जॉर्ज गियर्सन द्वारा द मुड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर से संबंधित लिखा था। उसके टीवी नायक जी ने द व्हील, एक अध्ययन। द अबुझ मारियाज, 12 भाई बिंजवार, द सहरियास, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, टीवी नायक द्वारा। जो आईएमपी है, आप इनको आईएमपी लिख लीजिए एक बार। द भील, द भील, 12 भाई बिंजवार, द अमुज मारियाज और द सहरिया। दयाशंकर नाग द्वारा, यह दयाशंकर नाग जी याद रखिएगा, जब हमारे किसकी स्थापना हो रही थी, योजना बोर्ड की स्थापना हो रही थी एमपी में, तो पहले उपाध्यक्ष के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई थी, दयाशंकर नाग जी द्वारा। ट्राइबल इकोनॉमी बेगांव पर लिखी थी 1958 में। उसके बाद में डब्ल्यू.सी. ग्रिफ, उनके द्वारा कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया के बारे में पुस्तक लिखी गई है। अब हम देखते हैं, अगला है हमारा ए.एल. क्रोवर, क्रोवर के द्वारा द नेचर ऑफ कल्चर। क्रोवर द्वारा क्या लिख रहे हैं, काफ और क्रोवर, काफ और कल्चर, तो लिखिएगा आप। एम.ए. क्रुप द्वारा द आर्ट ऑफ फायर मेकिंग, द आर्ट ऑफ फायर मेकिंग 1961 में ये पुस्तक लिखी गई। डॉक्टर मजूमदार द्वारा रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, क्या लिखी गई है, एक हमारे इतिहासकार हैं मजूमदार, द रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है। शेख गुलाब द्वारा भिम्मा के नाम से पुस्तक लिखी है। स्टीफन स्लॉप द्वारा पेपर रिलेटिंग टू द एबोरिजिनल जन ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस के नाम से पुस्तक लिखी है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। कैप्टन जी.एस. फोर्सिथ, ध्यान रखना, भीमबेटका की खोज कौन कर रहा है, हम वो पचमढ़ी की खोज कौन कर रहे हैं, कैप्टन जे फोर्सिथ, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आप। द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, तो फोर्सिथ हमारे पचमढ़ी से संबंधित है। मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान के द्वारा पुस्तक निकाली जाती है, अगरिया, इंदल, प्रकृति पूजा, बेगानी शब्दकोश। द इंदिरा गांधी जो हमारा जनजातीय विश्वविद्यालय, उसके द्वारा मेकाल मीमांसा और मेकाल इंसाइट नाम से जनजातियों से जुड़ी हुई पुस्तक निकाली जाती है। उसके बाद में जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा चौमासा नाम से पुस्तक निकाली जाती है 1983 से ये पुस्तक निकाली जाती है। और ये कई बार पेपरों में पूछा गया है कि चौमासा पुस्तक किसके द्वारा निकाली जाती है, जो हमारा जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी है और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के द्वारा भोपाल से निकाली जाती है। अब हमारे यहाँ आते हैं जनजातियों से संबंधित श्रव्य, दृश्य एवं लेखन प्रकाशन, जैसे संभावना, नृत्य गायन एवं वादन संबंधी है, हमने पहले भी देखा था। अभी ये लिखंदर एक चित्र प्रदर्शनी है और साथ में सलाखा ये जनजातियों की चित्र प्रदर्शनी है। तो संभावना नृत्य गायन वादन, लिखंदर चित्र प्रदर्शनी आ गई, सलाखा जनजातियों से जुड़ी हुई चित्र प्रदर्शनी आ गई। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारे समझ सरोखा है वो क्या चीज़ है। यह एक मासिक माल पत्रिका है जो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बान्या के रूप में संचालित की जाती है। उसके बाद बढ़ते कदम एक साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम है। क्या है, बढ़ते कदम एक साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम। उसके बान्या संदर्भ क्या है, एक पक्षिका पिक्चर श्रृंखला है। बान्या बुलेटिन क्या है, समाचार श्रृंखला है। काट्या मामा पर स्केच बनाते हैं वान्या प्रकाशन में। नए द्वार साप्ताहिक टेलीविजन कार्यक्रम होते हैं। आदिवासी स्वर वृत्तचित्र फिल्मों की एक श्रृंखला होती है। जनगण कलम एक पुस्तक इसी वान्या प्रकाशन के अंतर्गत आती है मुख्य रूप से। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारी जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल है उसके द्वारा कुछ पुस्तकें निकाली जाती हैं, जैसे आदिवासी धरोहर 2003 में, ट्राइबल स्ट्राइप 2007 में, जनजातीय गोदना 2012 में, हिरौंदी मुंदरी 2017 में और बरेली हिंदी शब्दकोश 2017 में। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्राइफेड की स्थापना 1987, देश में जनजातीय उत्पादों के विकास व
बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था है? ट्राइबल इंडिया। आउटलेट खोले, किस नाम से आउटलेट खोले गए हैं? ट्राइबल इंडिया के नाम से। उसके बाद में है जनजातीय उत्पादों एवं जो विकास और संवर्धन हेतु ट्राइफेड के साथ में समझौता किसके द्वारा किया गया है? सॉरी, इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो आप एक बार देख लीजिएगा जो आपकी पुस्तक में लिखा हो। तो ट्राइबल इंडिया ट्राइफेड के अंतर्गत जो ब्रांड का नाम है, तो उसे कब लॉन्च किया था? तो कब लॉन्च किया था? 1999 में किया गया था। उसके बाद में ये वान्या प्रकाशन से संबंधित चीज़ें हैं कि जो वान्या प्रकाशन है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1980 में की गई थी। उसके बाद में रेडियो चैनल स्थानीय भाषाओं में आदिवासी और से जुड़ा हुआ किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो वान्या का जो वो सामुदायिक उसके रूप में। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको इस सब की चीज़ों में क्लियर बता देता हूँ, एक मिनट। तो देखिए, जो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था ना कि मध्य प्रदेश में जनजातियों के विकास संवर्धन हेतु ट्राइफेड के साथ में किसने समझौता किया है? तो नेफेड के द्वारा किया गया है, जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ संस्थान है उसके द्वारा। उसके बाद में ये है जनजातीय से जुड़ा हुआ बाना, ये तो हो गया। अब हमारा है रेडियो वाला क्वेश्चन कि रेडियो चैनल सॉरी स्थानीय भाषाओं में आदिवासी कल्याण योजनाओं में केंद्रित है, तो उसका नाम क्या है? वान्या सामुदायिक रेडियो। अगला है हमारा आदिवासियों की बोलियों एवं संवाद करने एवं सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए सामुदायिक रेडियो कौन सा है? तो वान्या। कई बार ये क्वेश्चन हमारे में सीधे से वान्या से जुड़े हुए पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश में सामुदायिक जनजातियों से जुड़े हुए रेडियो केंद्र हैं उनके बारे में। जैसे कि सहरियाओं से जुड़ा हुआ कहाँ है? ससीपुरा श्योपुर में। भारिया से जुड़ा हुआ बिजोड़ी छिंदवाड़ा में। बीघा से जुड़ा हुआ चांडा ढिंडोरी व बेहर हमारा बालाघाट में। भीलों से जुड़ा हुआ भाभरा में, अलीराजपुर, नालचा धार, मेघनगर जाहुआ, उमरी गुना में। कितनी जगह हैं? 4 जगह हैं। गुना में भी देखने को मिलता है कभी गलती से, अब भूल मत जाइएगा। उसके बाद में कौन से संबंधित? चिचौली बैतूल में। उसके बाद टाटा मामा भील सामुदायिक रेडियो केंद्र गढ़वाड़ा जो क्षेत्र है जाहुआ का, वहाँ पे। उसका कुरकू से जुड़ा हुआ कहाँ है? हमारा खालवा खंडवा में। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित जो अभिकरण है उनके बारे में। इसमें है प्रदेश में 3 हमारी पिछड़ी जनजातियाँ हैं। कौन सी? भारिया, बेगा व सहरिया। राज्य शासन द्वारा 11 पिछड़ी जो जनजाति विकास अभिकरणों का गठन किया गया है। इनका जो वितरण कितने उसमें देखा जाता है हमारा 15 जिलों में देखने को मिलता है। इन प्राधिकरणों से संपूर्ण राज्य के सामाजिक विकास की संभव होगा, ऐसा हमें आशा है। साथ में इस नवीन गठित राज्य स्तरीय जो प्राधिकरण है इनमें इन्हीं जातियों का एक अध्यक्ष 3 अशासकीय सदस्य मनोनीत होंगे। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? हमारी 6 मई 2011 में की गई इसकी स्थापना, कोल जनजाति से संबंधित। अब हम एक बार देख लेते हैं शहरिया विकास जो अधिकरण है हमारे, वो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं। जैसे श्योपुर में श्योपुर मुरैना भिंड को देखता है, श्योपुर वाला क्षेत्र। शिवपुरी वाला शिवपुरी को देखता है। गुना में गुना व अशोकनगर को देखता है कार्य क्षेत्र में। और ग्वालियर वाला ग्वालियर व दतिया को देखता है। अब हम देखते हैं बेगांव से संबंधित मंडला। देखो 11 की स्थापना की गई है, लेकिन 11 कितने जिलों में? 15 जिलों में, क्योंकि जो एक्स्ट्रा है ना, हमें पहली बार में तो समझ में नहीं आएंगी ये बातें। लेकिन अब मंडला का मंडला को दिखता है, शहडोल को, बालाघाट का बालाघाट को, उमरिया का उमरिया में, डंडोरी का डंडोरी में, अनूपपुर का अनूपपुर में। बाहरी से संबंधित तामीय क्षेत्र जो जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत विकास, जो पातालकोट के जो 12 ग्राम आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना भोपाल में सिंगापुर के सहयोग से की गई है। तो कहाँ की गई है? भोपाल में की गई। किसके सहयोग से की गई है? सिंगापुर के सहयोग से की गई है। उसके बाद में है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 जो है हमारा एक, उसके तहत जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया। तो जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किसके अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 241(1) के अंतर्गत। जनजातीय सलाहकार समिति अनुसूची 5 के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा की जाती है। जो सलाहकार समिति अनुसूची 5 में जो बातें बताई गई हैं उसके तहत ये चीज़ें देखी जाती हैं। 4 दिसंबर 2020 में नवीन आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया। कब किया गया? 4 दिसंबर 2020 में। वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2008 में यह लागू हुआ। मध्य प्रदेश में 6 उत्पाद, जैसे हम बात करें जो गोंड बाजा चिकारा, गोंड बेगा मुखौटा शिल्प, पिथौरा चित्रकला, बोलनी, गलसन माला और पोतमाला को जीआई टैग की कार्रवाई की गई है। जीआई देने की कार्रवाई की। 6 उत्पाद जो पूछ लिया कितने जनजातीय उत्पाद है, तो 6 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। उसके बाद में जनजातीय शिल्प कलाओं को प्रोत्साहित एवं लोकप्रिय करने के उद्देश्य से पान्या का प्रकाशन
प्रकाशन द्वारा आदि रंग, जो वान्य प्रकाशन द्वारा कौन सा पोर्टल बनाया गया है, आदि रंग पोर्टल के रूप में तैयार किया गया है। जनजातीय उत्पादों के विकास एवं संवर्धन हेतु ट्राइफेड के साथ नेफेड ने क्या किया है, समझौता किया। हमने पहले भी देख लिया। ट्राइबल इंडिया ट्राइफेड का एक नाम का ब्रांड है जो 1999 में क्या किया था, हमने लॉन्च किया था। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में, और श्री विष्णु वाकड़कर ने भारतीय कला भवन 1953 में इसकी स्थापना कहाँ की थी, उज्जैन में की थी। दोस्तों, इसके अंतर्गत हमने जनजातियों से जुड़े हुए जो भी हमारे प्रकाशन थे, संस्थान थे हमारे, और जो म्यूजियम थे, उन सब की चर्चा की है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।